हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिवाकर और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल D24 एजुकेशन में। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं टोटल 30 प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में पूछ रहा है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तब उसके बाद में आंसर करेंगे, ठीक है। देखिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। दोस्तों, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पदार्थ है, ठीक है। अब इस पदार्थ के साथ जब कोई दूसरा पदार्थ आता है अभिक्रिया करने के लिए, तो हम इस पदार्थ को क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है अभिकारक, ठीक है। अभिकारक बोला जाता है। तब उसके बाद में यहाँ पे अभिक्रिया करके हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये अभिकारक कहलाएगा जो पदार्थ अभिक्रिया करने के लिए जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है और ये पूछ रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, पीएच जो स्केल होता है उस पे आपको 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं, ठीक है। अब देखिए, 0 से लेकर 6 नंबर तक ये क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। 7 से लेकर 14 तक ये आपको क्षार होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अम्ल सबसे ज़्यादा प्रबल कब होगा, जब यह है 0 की तरफ ज़्यादा होगा। अर्थात अगर 1 है 2 है तो ये ज़्यादा अम्लीय है। अगर आगे बढ़ रहा है 6 तक तो कम अम्लीय हो जाता है। 7 तक पहुंचता है तो ये न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए 8, 9, 10 ये सब इस श्रेणी में जब आएगा ना तो ये सब कहलाते हैं क्षार, जिसको इंग्लिश में अल्कली कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 8, 9, 10 जितना आगे बढ़ेगा ना उतना ही क्षार प्रबल होगा, ठीक है। तो देखिए, ये पूछ रहा है ना कि अगर प्रबल अम्ल, अर्थात देखिए प्रबल अम्ल कौन होगा, जो 0 पे होगा, ठीक है। और दुर्बल क्षारक अर्थात दुर्बल कौन होगा, जो 8 पे होगा, ठीक है। जब इनके बीच में अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा भाई, जो उसका पीएच मान होगा क्या होगा। तो देखिए, पीएच मान होगा 7 से कम होगा, ठीक है। 7 से कम होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रबल है और ये कम है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादातर ये अम्लीय की तरफ आएगा ना, ठीक है। तो 7 से कम हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 3 नंबर प्रश्न है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं। तो दोस्तों, अगर क्षारक को जल में घोलने पर OH आयन मुक्त होता है, ठीक है। OH आयन मुक्त होता है। देखो जैसे यहाँ पर है NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसको हम जल में घोल रहे हैं तो सोडियम मिल रहा है, फिर OH आयन मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो आपका पूछ रहा है। 4 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता। देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI है, करंट अफेयर के अंदर आएगा, लेकिन ठीक है ना, याद कीजिएगा इसको। ये पूछ रहा है कि 2015 में भारतीय बैंक ने, वो कौन सा बैंक था जिसने एशियाई बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता। वो था आपका भारतीय महिला बैंक, ठीक है। विकल्प नंबर 20 सही जवाब होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की जो आपका 5 नंबर प्रश्न है कि मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ICICI बैंक, ठीक है। ICICI बैंक, ठीक है। ये जो बैंक है ना, ये आपका मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक शुभारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 6 नंबर प्रश्न है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। क्वेश्चंस बहुत बढ़िया हैं दोस्तों। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा कौशल विकास के तरफ ये जुड़ा हुआ है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 7 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 8 नंबर प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों, तराइन का जो युद्ध है ना वो लड़ा गया था
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। तो दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ना, ये आपका 1556 में लड़ी गई थी। ठीक है, अब देखिए 1556 में उस समय अकबर 14 साल का था, लेकिन अकबर की तरफ से बैरम खां जो है ना ये लड़ाई कर रहा था, अर्थात अकबर का सेनापति बैरम खां था। ठीक है, तो बैरम खां और हेमू के बीच में जब लड़ाई हुई तो बैरम खां जीत गया, लेकिन लड़ाई मानी जाएगी राजा से ना, तो राजा के शासनकाल में वो लड़ी गई थी लड़ाई, तो अकबर था उस समय, तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 10 नंबर प्रश्न है कि स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है। तो देखिए जो स्कूली व्यवस्था होता है ना उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है प्रिंसिपल के ऊपर होता है। ठीक है, प्रिंसिपल के ऊपर होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 11 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी। तो दोस्तों पृथ्वी पे सबसे पहले मटर उगाई गई थी। मटर सबसे पहले उगाई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं छेमी। ठीक है ना, तो छेमी सबसे पहले उगाई गई थी पृथ्वी पे मनुष्य के द्वारा। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 12 नंबर प्रश्न है कि किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। तो चींटी का जो दिमाग है ना उसके शरीर से बड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 13 नंबर प्रश्न है कि पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य हुए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 14 नंबर प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। तो दोस्तों ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था केपलर ने। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही जवाब यहाँ पे होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 15 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो दोस्तों सबसे अक्रिय गैस जो है ना वो ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन का होता है संकेत AR। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 16 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है, ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो कोटोपैक्सी है। और ये कहाँ भाई है, तो ये है आपका एक दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप है इक्वेडोर। ठीक है, इक्वेडोर जो महाद्वीप है ना जो दक्षिण अमेरिका में है, यहाँ पे है ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जो सबसे ऊंचा है। 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं जो पूछ रहा है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में, ये जो ग्रह है ठीक है, मान लीजिए एक ग्रह हो गया, सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। मान लीजिए सूर्य होगा। अब ये सबसे अधिकतम दूरी अगर किसी भी ग्रह और सूर्य के बीच है तो उस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है, अपसौर अधिकतम के लिए। ठीक है, अगर न्यूनतम है तो उसको बोलते हैं उपसौर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 18 नंबर प्रश्न है कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो 19 नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी 1789 ईस्वी से। ठीक है, 1789 ईस्वी से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 20 नंबर प्रश्न है कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय संगीत का मूलभूत जो आधार है ना वो है आपका सामवेद। सामवेद जो है ना ये आपका भारतीय संगीत का मूल आधार है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 21 नंबर प्रश्न है कि ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया।
तो दोस्तों ईरान के सम्राट थे नादिर शाह, उसने क्या किया था, दिल्ली पे आक्रमण किया था। और दिल्ली कहाँ भाई, तो भारत में है। और ये कब किया था, तो 1739 में किया था। ठीक है, 1739 में किया था। हमें समझ में नहीं आता कि भारत इतना कमज़ोर देश था पहले, यहाँ पे इतने मूर्ख लोग थे कि विश्व के सभी आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण करते थे, लेकिन भारत में ऐसा कोई जिगर वाला नहीं था जो दूसरे देश पे जाके आक्रमण करे, है ना। तो शुरुआत से ही भारत के लोग कमज़ोर रहे हैं, हिस्ट्री भी यही बता रही है। और आज भी देखो, हम लोग जब नेता कुछ भी अपनी मनमानी करते हैं तो हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप रहते हैं। तो आज भी तो वही चल रहा है ना भाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 22 नंबर प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था, तो राफ्त गुफ्तार। राफ्त गुफ्तार, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो हमसे पूछ रहा है 23 नंबर कि रामायण किस युग से संबंधित है, उसका क्या नाम है। तो रामायण किस युग से संबंधित है भाई, तो त्रेता युग से संबंधित है। ठीक है, त्रेता युग से संबंधित है रामायण, उसका नाम यही है त्रेता युग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 24 नंबर प्रश्न है कि संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, VVI है। अब देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, क्या रखा था भाई, तो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, ये प्रस्तावना क्या होता है, तो बोलते हैं ना कि हम भारत के लोग, ऐसे करके, तो ये प्रस्तावना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 25 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि, तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिध्वनि क्या है, तो देखिए, मान लीजिए कि ये कुछ सतह है, ठीक है, ये कोई दीवार है, यहाँ से कोई व्यक्ति बोलता है तो आवाज़ जाती है यहाँ पे आवाज़ चली गई। अब ये आवाज़ टकरा के फिर वापस भी आती है, गूंजती है। ठीक है, आवाज़ गूंजती है, तो इसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो ये प्रतिध्वनि किसके कारण हो रहा है, तो परावर्तन के कारण हो रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 26 नंबर प्रश्न है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव कहते हैं। देखिए, कोई ध्वनि है, ऐसे करके उतार चढ़ाव कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम होता है ना साउंड, तो ये प्रभाव होता है डॉपलर प्रभाव। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आपका 27 नंबर प्रश्न है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें प्रयोग किया जाता है लौह चूर्ण का। लौह चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है हैबर विधि में अमोनिया गैस बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 28 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। तो दोस्तों जीवाणु का पता लगाने वाले थे लीवेनहॉक। लीवेनहॉक थे जो जीवाणु का पता लगाए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 29 नंबर प्रश्न है कि एक औसत मानव, अर्थात ये मानव शरीर की बात कर रहा है, मानव रक्त, जो मानव रक्त है ना, 24 घंटों में कितने मील बहता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, हमारे शरीर में जो रक्त होता है ना, वो हमेशा बहते रहता है एक अंग से दूसरे अंग तक तरफ। ठीक है, जो हमारा हृदय है वो रक्त को पंप करता है। तो ये आपस में जो बहते हैं इधर से उधर, जो हमारा शरीर इधर से उधर बहते हैं, ठीक है, रक्त, तो ये कितना किलोमीटर चल जाता है, कितना मील चल जाता है 24 घंटे के अंदर। तो देखो, ये टोटल दूरी हो जाती है आपका, यहाँ पे कितना है भाई, तो 16,80,000। ठीक है, 16,80,000। यहाँ पे काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, 16,80,000 मील दूरी तय कर देता है रक्त। ठीक है, अगर ये फ्लो छोड़ दिया जाए पूरा लंबा तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 30 नंबर प्रश्न है कि पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। तो किसकी कमी के कारण होती है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी भाई, तो ये है आपका ना कैल्शियम के कारण। कैल्शियम अगर कमी हो जाएगी ना, तो ये आपका मिल्क फीवर की बीमारी हो जाएगी पशुओं में। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये रहे टोटल 30 प्रश्न। दोस्तों आपका कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में भी फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।